दृष्टि सेट 2 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य था। सबसे पहले जो पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था वो राजस्थान राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने भारत के संविधान में एक नया भाग 10 जोड़ा था। यह स्टेटमेंट गलत है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। इसमें महिलाओं के लिए कुल सीटों के संख्या के आधे से कम का आरक्षण प्रदान किया गया था। यह भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें पंचायती राज के गठन का प्रावधान किया गया था, महिलाओं के आरक्षण के बाद में आएगा। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों जो है गलत है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? अनुच्छेद 3 के तहत जो है राज्य का नाम परिवर्तित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचेतक का मतलब होता है व्हीप। सचेतक का इंग्लिश होता है व्हीप के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है, इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। पहला कथन बोल रहा है कि भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, व्हीप का जो उल्लेख है भारत के संविधान में किसी में भी नहीं है, पारंपरिक रूप पर जो है लिया गया है। यह प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का सांसद में अपना सचेतक यानी व्हीप होता है। प्रत्येक दल का जो है अपना व्हीप होता है। ये स्टेटमेंट सही है। केवल 2 स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमें ये बताना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए? नहीं। अगर व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, उसके लिए न्यूनतम जो आयु निर्धारित की गई है 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, उनका निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के समान होता है। गलत। निर्वाचक मंडल में जो है मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं दोनों सदनों के, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उनका चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पूछ रहा है कि 52वां संविधान संशोधन में कौन सा विषय जो है संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1985 में किया गया था। इसके तहत जो है दल बदल विरोधी अधिनियम को लागू किया गया था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के गठन किया गया था और 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। इसलिए इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1, 4।
जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। 3214 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है प्रस्तावना के संदर्भ में। इसे 6 नवंबर 1949 को 6 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था, इसलिए स्टेटमेंट जो होगा गलत हो जाएगा। दूसरा केवल एक स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये 6 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन केवल एक सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में हमें बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में लिखित वादों पर विचार कीजिए और बताना है इनका कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। केशवानंद भारती जो केस है वो 1973 का मामला है। गोलकनाथ केस 1961 का मामला है। मेनका गांधी मामला, मिनर्वा मिल्स जो है 1980 का मामला है। और ये जो मामला है मेनका गांधी 1975 का या 76, एग्जैक्ट नहीं पता है। मेनका गांधी मामला 1975-76 के आसपास का ही है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा उसका ऑप्शन 213 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संबंध में भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में सही नहीं है। हमें बताना है जो स्टेटमेंट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान के संबंध में सही नहीं है, वो हमें बताना है। इसका गठन कृषि मिशन प्रस्ताव द्वारा किया गया था। नहीं, इसका गठन जो किया गया था 1946 में किया गया था, उसमें कृषि प्रस्ताव नहीं कैबिनेट मिशन भेजा गया था, तब इसका गठन किया गया था। पहली बैठक जो है इसका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये स्टेटमेंट सही है। पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय है, ये पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय नहीं है, इसलिए पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है संविधान सभा से। ऑप्शन ए और सी दोनों संबंधित जो है नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है और बताना है कि कौन सा संविधान सभा की समितियाँ, उसके अध्यक्ष कौन थे। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सदन समिति के अध्यक्ष पीटी सीतारमैया थे। और प्रक्रिया नियम के समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उप समिति के कौन थे, जेबी कृपलानी। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 2 3 1। जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा 4 2 3 1। 4 2 3 1 ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। जो छठी अनुसूची है किससे संबंधित नहीं है। छठी अनुसूची में आता है असम आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है और त्रिपुरा आता है, जबकि मणिपुर इसमें नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन पूछ रहा है कौन करेक्ट है, ऑप्शन बोला कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। इसमें पूछ रहा कौन संबंधित नहीं है, अगर संबंधित पूछता तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा होता। छठी अनुसूची में आता है, 4 राज्य है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है।
बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होना, ये तो आता है। ठीक है। कानूनी प्रकृति का कोई पेशा अपनाने का अधिकार भी है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी है। भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आएगा, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। इसीलिए ऑप्शन जो है पूछ रहा है कौन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं है, तो अनुच्छेद 19 जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारण है। पूछ रहा है पहला अभिकथन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाले सभी कानून शून्य और अमान्य है। देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा को बताता है, न कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन और उससे असंगत करने वाले सभी कानून से संबंधित है। अनुच्छेद 12 राज्य के परिभाषा के बारे में बताता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो कथन है वो गलत है। जबकि कारण जो है, केशवानंद भारतीय मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। यह स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन जो है ये कथन गलत है, लेकिन कारण सही है। ऑप्शन जो होगा डी सही होगा, इसका 14 का डी सही होगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई है? पहला। नेक्स्ट उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित किया गया है? तो सम्मिलित किया गया है, कौन सा सम्मिलित किया गया है ये बताना है। सभी नागरिकों के लिए आजीविकों के लिए प्राप्त साधन का अधिकार, यह स्टेटमेंट जो होगा पूछा गया कौन सम्मिलित किया गया था, ये सम्मिलित नहीं किया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसमें जो करेक्ट ये जो है सम्मिलित नहीं किया था। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, ये सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कौन नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये तो है, ये अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्य है। देश के समग्र संस्कृति समृद्धि विरासत को महत्व देना, ये भी क्या मौलिक कर्तव्य है। गाय, बछड़े तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, ये जो है नीति निर्देशक तत्व है। इसलिए ऑप्शन जो होगा सी जो होगा, पूछ रहा है कौन कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? हमें बताना है 18 नंबर में कि संघीय सरकार की विशेषता कौन नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता की प्रधानता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, द्विसदनीय विधानमंडल होता है। ये तीनों जो विशेषता है वो संघीय सरकार की विशेषता का बताता है। जबकि जो चौथा है ये नव्य संविधान है, ये संविधान संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। इसीलिए जो ऑप्शन करेक्ट जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में बताना है और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला क्वेश्चन है
पहला स्टेटमेंट है, प्रोटेम स्पीकर संसद में कार्यवाही संचालित के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है सही है। जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में सही है, इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, बताना है कि इसका कालानुक्रम जो होगा ए सही होगा, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयकों पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष नहीं, सभापति नहीं होता है। स्टेटमेंट एक सही है, दूसरा गलत है, इसलिए पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सही है। केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषता नहीं है। 1861 की विशेषता नहीं है, हमें ये बताना है कौन विशेषता नहीं है। इसकी विशेषता जो डी है वो नहीं है। इसकी देखिए, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी, तो जो पोर्टफोलियो प्रणाली है उसको मान्यता भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है उसको मान्यता दी गई थी, ये विशेषता है उसका। और आपातकाल के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी शक्ति जो दिया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायक शक्तियों को वापस कर दी गई थी इसी एक्ट के द्वारा। इसकी विशेषता जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, कि इससे कंपनियों के कर्मचारियों के निजी व्यापार में शामिल होने या स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने के संदर्भ में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की नवीन विशेषता माना है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की नवीनतम विशेषता माना है। तो नवीनतम विशेषता किससे माना है भीमराव अम्बेडकर ने, वो माने हैं तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की नवीन विशेषता माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सम्मिलित की गई है। तो सम्मिलित की गई है कौन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सम्मिलित की गई है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सम्मिलित 42वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा सम्मिलित की गई है। तो जो सम्मिलित की गई है वो बोडो को सम्मिलित किया गया है, डोंगरी को शामिल किया गया है। 1 और 3 ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो है किस संविधान से, किस देश से ली गई है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकरण का क्वेश्चन है। अभिकरण है, भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। ये स्टेटमेंट, भारत में जो लोकतंत्र है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष नहीं है।
ये गलत हो गया। ये भारत में लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व को देश पर शासन करने आने का अंतिम अधिकार रखते हैं, बिल्कुल सही है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। ए गलत है जबकि आर सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता निम्न से ली गई है। मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता कहाँ से ली गई है? वाइमर संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नागालैंड। गोवा का 1987 में स्थापना हुआ था। हरियाणा 1966, मणिपुर 1972, नागालैंड का जो हुआ था 1972 के आसपास इसका भी हुआ था, इसलिए नागालैंड डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है सही है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। यह मूल अधिकारों का उल्लंघन यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट गलत है। वे आत्यांतिक नहीं बल्कि विशेषित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये भी निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। पूछ रहा है इसमें कौन हिस्सा नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया है? भारत सरकार का विधिक सलाह देना सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना सौंपा गया है। भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश होना सौंपा गया है। 32 का जो ऑप्शन होगा डी जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितना होना चाहिए? आवश्यक गणपूर्ति की बात करें तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों सदनों के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा जो है उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। कथन सही बताना है, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसीलिए 34 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा का प्रतिबिंबित नहीं करता है? 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ये तो करता है। नशीले पदार्थों एवं नशीले दवाओं का सेवन पर प्रतिबंध, ये भी सही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
कमज़ोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये भी गांधीवादी विचारधारा है। जबकि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करना, ये गांधीवादी विचारधारा नहीं है, उदारवादी विचारधारा है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम बजट। अंतरिम बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या? अंतरिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल को अंतिम वर्ष में होती है। बिल्कुल स्टेटमेंट यही सही है, यही उसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 149 में CAG के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। यह स्टेटमेंट गलत है। देखिए, CAG का जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान किया गया है। CAG राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। दूसरा सही है, किसी भी समय राष्ट्रपति, क्योंकि जो CAG का पद होता है राष्ट्रपति के पद पर प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर वह अपना पद से त्यागपत्र दे सकता है। इसलिए दो जो स्टेटमेंट है, 2 नंबर कथन जो है वो सही है, पहला कथन गलत है। इसीलिए इसका 37 का सही ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें ये बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होना चाहिए। बात करें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए, तो न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए उसकी आयु सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसीलिए यही ऑप्शन जो होगा सही होगा। पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए सत्य नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी सब स्टेटमेंट सही है, जैसे कि भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है, ये सही है। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। हमें कथन सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन जो है सत्य है। केवल जो है संवैधानिक मामलों तक ही अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, नहीं अगर कानूनी मामला है तो भी वहाँ पर जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सत्य बताना है। न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा सीमित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। न्यायिक समीक्षा इसका दायरा सीमित है। हाँ, ये यथोचित न्याय प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। ये संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसका कोई सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं है, नहीं इसको सलाह देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, लेम डक सत्र पद संदर्भित करता है। लेम डक सत्र का मतलब होता है नई लोकसभा निर्वाचित होने के बाद भारत वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, जो वर्तमान लोकसभा है उसका अंतिम जो सत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेम डक सत्र कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। 41 नंबर क्वेश्चन,
हमें 41 नंबर क्वेश्चन को सुमेलित करना है, अनुसूचियाँ हैं और उसको सुमेलित करना है। पहला है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान जो है छठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 2। नौवीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम तथा विनियम है। दूसरा का क्या हो जाएगा 3। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञा का बात किया गया है 4। और 5वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन इसका जो होगा 2, 3, 4, 1 यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयालीस नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा सही नहीं है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल अधिकार है, ये भी सही है, सुमेलित है। भाग 17 में आपातकालीन नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ये भाग जो है 18 में है। भाग किस में है, भाग 18 में है जो है आपातकालीन प्रावधान। भाग 9 में क्या है, पंचायतें, ये भी सुमेलित। अब पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। करेक्ट इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति है, अंत्यांतिक वीटो है, नियमित वीटो है, पॉकेट वीटो है, बट विशेषित वीटो नहीं है। पूछ रहा है कौन राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में वर्णित रीट के बारे में सही है। रीट के बारे में सही कथन हमें बताना है, कौन सा सही है। रीट के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रीट के सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। नहीं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल अधिकार के अलावा किसी और के लिए जो है रीट जारी नहीं कर सकता है, मूल अधिकार के लिए रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीट अधिकारिता अमेरिका के कानून से उधार ली गई है। नहीं, अमेरिका से उधार नहीं ली गई, इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों जो है सही नहीं है। ऑप्शन डी 44 का जो होगा डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। भारत में संसदीय सरकार है तो उसकी कौन सी है जो विशेषता नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण, देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार की विशेषता है। शक्तियों का विलय, ये भी संसदीय सरकार का जो है विशेषता है, क्योंकि शक्तियों का विलय कैसे, कार्यपालिका और जो विधायिका इस शक्तियों का संयुक्त है, और राजनीतिक एकरूपता इसमें भी आता है, ये भी विशेषता है। लेकिन शक्ति का पृथक्करण अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का, सरकार का अध्यक्षात्मक जो सरकार है वहाँ का विशेषता है। इसलिए इसमें पूछा जा रहा है कौन जो है संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमतान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन जो है सही है।
राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड की क्षमा का अधिकार है। देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को मृत्युदंड की क्षमा का अधिकार है। देखिए, राष्ट्रपति के पास जो है मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल के पास जो है मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोर्ट मार्शल में राज्यपाल जो है क्षमा नहीं दे सकता, यह स्टेटमेंट सही है। इसलिए 46 का जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो उसका कौन उपकरण नहीं हो सकता है, वो है प्रविलंबन। जनमत संग्रह हो जाएगा और इनिशिएटिव भी हो जाएगा, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन प्रविलंबन नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका, पूछ रहा है कौन जो है उपकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकारी विधेयक जो है केवल मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना देना आवश्यक है। 7 दिन नहीं, 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। इसलिए दोनों ही कथन गलत हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, विपक्ष के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है वो बताना है। भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का जो है संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, पारंपरिक रूप से लिया गया। कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होता है विपक्ष का नेता। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए 49 का ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ कथनों पर विचार करिए। इसको बोलते हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के संदर्भ में बताना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, बिल्कुल सही है, जिसकी घोषणा 1993 में की गई थी। इसका जो मंत्रालय है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं आता है, इसमें जो है 5 करोड़ तक का रुपया दिया जाता है। जो मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए 50 का केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए सही है।